अच्छा चलें, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो ये वाला कोर्स हमने स्टार्ट किया है, इसमें ना जो तरतीब है इसकी, वो मेरी नहीं है, वो किसी आम यूट्यूबर की नहीं है, किसी आम मेंटोर की नहीं है। ये सर माइकल जेडरसन की अपनी तरतीब है। और इससे पहले भी मैंने इस चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया था कि जब भी आप आईसीटी के चैनल पे जाते हैं, यानी सर माइकल जे रस्टन के चैनल पे आप जाते हैं, तो वहां जाके पहले तो एकदम से ना आप वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या, इतना कुछ तो हम कैसे पढ़ेंगे, समझ ही नहीं आती। कौन सी प्लेलिस्ट का इंतखाब करना है, आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फिर वहां पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं। वो मैंने बहुत ज्यादा उनके चैनल को खंगाला, तब जाके मुझे उनकी एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर आपने आईसीटी स्टार्ट करनी है, तो आईसीटी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा। सही, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज उसका ये है तीसरा लेक्चर है। तीसरा या चौथा है आई थिंक। चले मैं वो भी मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, जोन सा भी हुआ। और उस पूरे कोर्स का जो नाम है ना, जो टाइटल है उस पूरे कोर्स का, उसका उन्होंने नाम रखा था मार्केट मेकर प्राइमर कोर्स। MMCP मैं लिखता हूँ, मार्केट में, सॉरी MMPC मैं लिखता हूँ वहाँ पे। इसके टाइटल में ना, जो आप लोगों के साथ मैं वीडियोस शेयर करता हूँ या जूम की जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, उनमें पूरी एक तरतीब है। ये हर उस बंदे के लिए है जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, भले उसका कोई साबका एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी सीखेगा। लेकिन अगर उसका कोई साबका भी एक्सपीरियंस है, उसने कोई कोर्स किया हुआ है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी हर्डल हो जाएगी। क्योंकि पहले वाली चीज़ों को इरेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें फिर उस पे जाके ओवरलैप होंगी और बड़ा मुश्किल हो जाता है उन कॉन्सेप्ट्स को इरेज करके इनको नए सिरे से अपने माइंड में इंस्टॉल करना। इंस्टॉल से परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। इंस्टॉल मीन होते हैं रखना, प्लेस करना। इंस्टॉल करने के ये मान्य होते हैं। इससे पहले जो हमने किया था, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो नया ट्रेडर है उसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ, बिल्कुल माइनर सा। जो रिटेलर जो रिटेल माइंडसेट ट्रेडर हैं, ठीक, जो यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, मूविंग एवरेजेस पे, ट्रेंड लाइंस वगैरह पे, वेक ऑफ पे और इस तरह की चीजों पे, हमने बिल्कुल उनके उलट चलना है। वो उन सारी चीजों को देख रहे होते हैं, वो सेलर्स को, बायर्स को, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, ये सारी चीजें, मार्कअप मार्क डाउन, ये सारी। खैर ये टर्म्स तो यहाँ पे थोड़े से वो अलग वर्ड्स में हम यूज करेंगे, यहाँ पे अलग सिनेरियो में यूज करेंगे मार्कअप और मार्क डाउन। लेकिन हम उनके उलट सोचेंगे, जहाँ पे वो मूविंग एवरेजेस को, हार्मोनिक पैटर्न्स को, हेड एंड शोल्डर को, इन्वर्स WM, इस तरह की चीज़ों को ट्रेड कर रहे होते हैं। हम उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि हम जब भी चार्ट में आएंगे, हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे क्लीन हाइज और क्लीन लोस को। वहाँ पे मैंने ये जिक्र किया था उस लेक्चर में कि वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है। इस मार्केट का जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी है। मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे, और हमने लिक्विडिटी को ही टारगेट करना होता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। हम हमने टारगेट करना से ये मुराद है कि जो एल्गोरिदम है वो लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, हमने उनके साथ चलना होता है। हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से मार्केट को नहीं चला सकते। ये तो वहां पे हमने जिक्र किया था। जो उसका दूसरा लेक्चर था उसमें बड़ी तफसील से सर माइकल ने तो नहीं बताया उसका जो आईसीटी का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, लेकिन उन्होंने वहां पे एक डायग्राम दी है जहां वहां से जाहिर हो रहा है कि इंटरमीडिएट टर्म लोज, शॉर्ट टर्म लोज और लॉन्ग टर्म लोज एंड वाइस वर्सा वो कैसे बनते हैं। उस लेक्चर में उन्होंने जिस चीज पे फोकस किया था वो था टाइम फ्रेम। देखें, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के हामिल हैं मुख्तलिफ लोग, यानी उनका माइंड सिंक नहीं हो पाता बाज लोगों का छोटे टाइम फ्रेम के साथ। तो उनके लिए कौन सा टाइम फ्रेम मुनासिब रहेगा ट्रेडिंग के लिए। बाज लोग होते हैं जो सिर्फ स्विंग ट्रेड करते हैं, वहां पे वो अपने लिए आसानी महसूस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, उसी दिन उनकी ट्रेड्स क्लोज हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, इन आउट, एकदम से अपना प्रॉफिट लेना, बाहर आ जाना। उनमें सब्र का मादा कम होता है। लेकिन ये है कि आप
किस टाइम फ्रेम के साथ जाके इजी फील करते हैं, ये चीज कोई भी नहीं डायग्नोस कर सकता आपके अंदर। आपने अपने अंदर ये चीज खुद ढूंढनी है। जब भी आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करेंगे, डेमो पे ट्रेड करेंगे, आप फंडेड पे ट्रेड करेंगे, देन आपको इन चीजों का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि जो आपका माइंड है, जो आपका माइंड सेट है, वो अल्लाह ताला ने कहाँ जाके एडजस्ट करना है। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम के साथ। तो ये चीजें हमने वहां पे की थी। आज का जो लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे सेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सेशंस क्या होते हैं और किल जोन क्या होते हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वो है एशियन सेशन एंड एशियन किल जोन। इस पे हमारी आज की कमेंट्री रहेगी, एशियन सेशन और एशियन किल जोन पे। ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, ये आपको आपको सामने डिस्प्ले हो रहे हैं ना, सबको नजर आ रहे हैं ना। जी जी, आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें सर माइकल, बिल्कुल मैं उसी तरीके से, मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करूंगा। हाँ, कोई मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो मैं अलहदा से उसको मेंशन करूंगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है। बाकी हूब बहू हम उन्हीं को लेके चलेंगे। तो ये सारा क्रेडिट जाता है उनको, और उनके लिए थैंक्स कि उन्होंने ये चीज़ें हम जैसे लोगों तक ना यानी हम जैसे लोगों के लिए वहां पे रख दी अपने यूट्यूब चैनल पे। नहीं तो ये सब कुछ पेड था, एक एक लेक्चर के लिए आपको $150 पर मंथ पे करना पड़ते थे। उससे खास लेक्चर तक रसाई होती थी आपकी, अगले लेक्चर के लिए फिर $150 आपको पे करना पड़ते थे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होता था, वहां पे आपको रसाई दी जाती थी शुरू शुरू में। अच्छा, तीसरा आज का हमारा ये है, लेसन है उसका। वो अच्छा, इस मार्केट मेकर प्राइमर कोर्स में ना टोटल 24 वीडियोज हैं। तो आज तीसरी वीडियो है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा जैसा कि ऊपर हेडिंग है, एशियन सेशन है एशियन किल जोन, और आईसीटी ने कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए हैं इस मॉड्यूल में। ठीक है, मॉड्यूल मीन एक पैकेज, एक लेसन, एक यूनिट, आप कुछ भी कह लें। तो इस यूनिट के अंदर जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं वो मैंने 3 लाइनों में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, 2 लाइनों में बल्कि। एक तो हम एशिया को देखेंगे कि एशियन एशियन सेशन कब ओपन होता है। एशिया ओपन यहाँ पे ये मेंशन हुआ है। ठीक है, और फिर उसकी खुसूसियात क्या है एशियन सेशन की, जो एशियन सेशन को मुनफरिद बनाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अब आप अपनी अदाओं पे अब यहाँ पे गौर करें, जितने भी लोग हैं जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं। हम एशियन सेशन में बैठ के हम डॉलर पेयर को सर्च कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज आपने भूलनी होगी यार, एशिया में है ना, तो एशियन पेयर्स को आप देखेंगे। एशियन पेयर्स कौन से होते हैं भला? जो क्रॉस पेयर्स होते हैं। ठीक है, क्रॉस पेयर्स के एक देखें, एक तो मेजर्स हैं। मेजर्स हैं साथ जिनके साथ डॉलर लगता है, जैसे यूएसडी कैड, एनजेडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, ये सारे उनके साथ डॉलर लगता है और उनको मेजर्स कहते हैं। वो 7 पेयर है। उसके बाद जो मशहूर करेंसीज है ना, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती हैं, अगर उनका पेयर आपस में बना दिया जाए तो उसे क्रॉस कहते हैं। एक एग्जॉटिक होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे किसी क्लास में इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे लेक्चर को तवील नहीं करना चाह रहा, तो हम टू द पॉइंट रहते हैं। अच्छा, एशियन सेशन में जो पेयर्स होंगे वो सारे के सारे क्रॉस पेयर होंगे, जैसे, और वो एशिया के ही होंगे, जैसे एयूडी एनजेडी, एयूडी जेपीवाई, एनजेडी के साथ कोई और इस तरह का। तो वो भी जो ब्रोकर आपको ऑफर करता है, आपका ब्रोकर, आप उसको देखेंगे। अगर मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ एक लाइन में कहूँ ना, एशिया में बैठ के डॉलर को ट्रेड नहीं करना। एशिया में बैठ के डॉलर को ट्रेड नहीं करना। कोशिश करें ये जो आपके पास एशियन सेशन के पेयर हैं, उनके जो क्रॉसेज हैं उन पे आपकी नजर हो। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये सीखनी है, इसको इम्प्लीमेंट करना है एशियन सेशन में अगर आप बैठे हैं तो। सही हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर यहाँ पे आप कर देते हैं जी, मसलन मैं कहता हूँ अब यूएसडी कैड को एनालाइज कर रहे हैं एशियन सेशन में बैठ के, तो ये तो फिर कमाल हो गया ना। ये तो यानी आप गाड़ी ले जाएं किराना की दुकान पे और उसे कहीं, यार ये जरा टैंक फुल कर दो मेरा फ्यूल का, और भाई वहां पे पेट्रोल स्टेशन पे जाना पड़ेगा ना, गलत जगह है आप। ऐसा नहीं होगा। तो सही चीजों को सही वक्त पे करें। ये मैं ये कहना चाह रहा था। यार माइक ऑफ रखिएगा प्लीज। यार माइक की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ आप लोगों से, कुछ सख्ती करना पड़ेगी। अच्छा, सारा जो मोमेंटम होता है ना, वो सारे का सारा खराब हो जाता है सिर्फ माइक्स की वजह से। अच्छा,
जब एशिया ओपन होता है ना, एशिया, ये देखें द एशियन ओपन, ये यहाँ पे है। जब एशिया ओपन होता है तो आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं, जो आइडियल होते हैं। अब बाज़ाहिर ये चीजें आपको ना बिल्कुल वो लगेंगी थोड़ी हटके, आप कहेंगे यार ये क्या बात है, हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारे शऊर में ये चीजें नहीं होती। जब हम चार्ट के सामने आके बैठते हैं ना, हमारे शऊर में ये चीजें नहीं होती। और कितने कितने साल हो गए लोगों को, वो इन चीजों को जज ही नहीं कर पाए। 3 3 साल हो गए हैं, 4 4 साल हो गए हैं, 2 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। मेरी जब यहाँ लोगों से गपशप होती है ना, बल्कि मैं खुद भी ऐसा ही था यार, लेकिन अब चीजों का पता चलना शुरू हुआ, तो अब जजमेंट थोड़ी बेहतर होती जा रही है लोगों को देख के। वो समझ आती है कि इस बंदे का लेवल क्या हो सकता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, जापानीज शेन है। इस ये जो पेयर है, आप इनके क्रॉसेस को आपस में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप कितने पिप्स की तवक्को कर सकते हैं यहाँ पे। विदाउट न्यूज की बात हो रही है, ठीक है। अगर वहां पे कोई सीपीआई डाटा नहीं है, कोई एनएफपी नहीं है उस कंट्री का, कोई इस किस्म की कोई चीज नहीं है, अगर मार्केट नॉर्मल चलती है, तो चूंकि इस सेशन में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहती, जो क्रॉस पेयर्स हैं आपके, आप उसमें 15 से लेकर जो 20 पिप्स हैं, उन वो आप वहां पे इतने ग्रीन पिप्स के लिए आप तवक्को कर सकते हैं। एसएल भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। यानी इतने पिप्स। लेकिन अगर वहां पे न्यूज है या कोई इस किस्म की चीज है, तो इनकी तादाद टू यानी बढ़ सकती है। 2x कर ले, 4x कर ले, कितने भी 100 पिप्स तक ये चीजें जा सकती हैं। लेकिन नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है कि न्यूज ट्रेड ना करें। और ये जो सर माइकल जो जॉर्डन है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को एक चीज का भी तौर खास बताते थे, यार न्यूज को ट्रेड नहीं करना, न्यूज को ट्रेड करना सीधा सीधा गैम्बलिंग है, कुछ भी नहीं है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। और उनका कहना ये है कि फर्ज करें आज की डेट में ना एक न्यूज है और आपको प्रॉफिट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो नॉर्मल चार्ट की मूवमेंट है उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे दफा करो यार, मैं इतनी देर से बैठा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं है। जो नॉर्मल मूवमेंट है ना, उससे आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, और आप तवक्को कर रहे होंगे कि या यहाँ पे कोई बड़ा ब्रेक डाउन हो जाए, कोई ब्रेक थ्रू हो जाए यहाँ पे, तो देन एकदम से ना मेरा प्रॉफिट बन जाए। आपकी वहां पे साइकोलॉजी खराब होगी अगर आप न्यूज को ट्रेड करेंगे तो। इस वजह से जो एशियन सेशन है उसमें आप 15 20 30 पे बस इसकी तवक्को करें। और उसके लिए जो हमारी ट्रेडिंग टेक्निक रहेगी ना, वो रहेगी ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब इसका जो लेक्चर है ना, ये हमारे जो ये सेशंस होंगे और किल जोन्स होंगे, इनके फौरन बाद ओटीई का वो चैप्टर शुरू हो जाएगा कि ओटीई क्या है बेसिकली, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन क्या है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या है, उसका एसएल हम कहाँ रखेंगे, हम स्केलिंग कैसे करेंगे, यानी कहाँ कहाँ पे हम प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करेंगे, या हम कितना लॉस बर्दाश्त करेंगे। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट जो लेक्चर्स आने वाले हैं हमारे दो, उसमें इन चीज़ों को हम देखेंगे। यानी इसके बाद 3 और हैं। आज एशिया को हम डिस्कस कर रहे हैं, कल हम करेंगे लंदन सेशन को, परसों हम करेंगे न्यूयॉर्क को, और उससे अगले दिन हम करेंगे लंदन क्लोज किल जोन। आपने फर्स्ट टाइम नेम सुना होगा ये, लेकिन हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओटीई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जारी बात है, आपने अगर यहाँ पे एशिया में ट्रेड करनी है तो हायर टाइम फ्रेम्स ना, आप मदद लेंगे जो हायर टाइम फ्रेम्स हैं उन, क्या बाइस क्या है वहाँ। अच्छा, बाइस से मुझे याद आया, यार मैं बेशुमार लोगों को सुनता हूँ इंडियंस को, और बल्कि बेशुमार लोगों से मेरी बात भी हुई, कुछ को मैंने कमेंट्स में भी लिखा। वहां पे लफ्ज होता है बाइस, वो ब्यास कहते हैं इसको, लिखने में ब्यास है लेकिन लफ्ज बाइस है। ठीक है, हम कहते हैं ना फलां बंदा बाइस्ड है, क्या यानी वो किसी की तरफदारी कर रहा है। एक बंदा का पीटीआई का है तो वो पीटीआई बाइस्ड है, एक बंदा नून लीग का है तो वो नून लीग का बाइस्ड है, एक बंदा मोदी को सपोर्ट कर रहा है तो वो मोदी बाइस्ड है, यानी मोदी की तरफ उसका रुख है। सिमत का तयन होना, तरफ, ठीक है, बाइस के मानी होते हैं। तो जो बाइस रहेगी यहाँ पे, वो हायर टाइम फ्रेम्स को हम देखेंगे, उनकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि आया हमने यहाँ पे सेल में बैठना है, या हम बाई की पोजीशन, बाई की एंट्री हम ओपन करेंगे। अब वो 22 का तयन कैसे होगा, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो आने वाले लेक्चर्स में होगा। सिर्फ अभी तारुफ है इन चीजों का, मैं आपके माइंड्स में कुछ चीजें डालना चाह रहा हूँ, बस सिर्फ यहाँ तक रही, ठीक है। और इसी से रिलेटेड उम्मीद है आपके क्वेश्चन होंगे, आप बाकी चीजों को नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, ये जो है, what to look for is a move that originates immediately after the Asian Open.
तो इस चीज को हम इंशाल्लाह चार्ट पे जाकर डिस्कस करेंगे कि जैसे ही एशिया ओपन होता है तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसको हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि वो हो, बाज दफा नहीं होता, बाज दफा जो अमेरिकन यूएसए मिडनाइट ओपन होता है उसके बाद मूवमेंट्स आती हैं। अब मिडनाइट ओपन, एशियन सेशन में और मिडनाइट ओपन में क्या फर्क है, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में हम इस चीज को कवर करेंगे। बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक रहेगा, उसमें हम उसमें उसके साथ अलाइन करेंगे जुड़ा स्विंग को। तो आपको बड़ा मजा आएगा वहां पे। नेक्स्ट चलते हैं। यार इन चीजों की ना, इन चीजों पे तवज्जो देनी है, कदर करनी है। आपको पता है यार कितनी मेहनत लगती है इन सारी चीजों को बनाने में, लिखने में। और ये सारी चीजें आपके लिए बाद में तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगी, बाद में आप कहेंगे अच्छा हम ये पढ़ते रहे। लेकिन ये चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। एशियन सेशन का तारुफ था इससे पहले, और उसमें हमने ये चीज समझने की कोशिश की कि हम किन चीजों, वहां पे कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो क्रॉस पेयर्स हैं, वहां पे हम उनको ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो कुछ और भी डिस्कशन थी इसके अलावा, वो जब आप 12 दफा सुनेंगे, 12 दफा मीन बार बार इस लेक्चर्स को सुनेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा यार, जो मैंने ठोकरें खाई है ना उनको मैं यहाँ पे बयान कर, उसके बाद जो चीजें डायग्नोज हुई, जो मुझे समझ आई ना, उनका जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब एक सेशन की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही अहम पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे उसको जब आप चार्ट पे देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जब एशियन सेशन ओपन होता है ना, एशियन सेशन, तो अगर उसका कोई मूड नहीं है किसी तरफ मूव करने का, अप डाउन, तो वो कंसोलिडेशन में चला जाता है। फिर कंसोलिडेशन में यानी मार्केट रेंजिंग हो जाती है, मार्केट चोपी हो जाती है, मार्केट मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। उसके लिए बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं, आप जो सी मर्जी टर्म्स यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट चली जाती है खेमुलेशन में, कंसोलिडेशन में। यानी अगर आप आसान जबान में कहें तो वहां पे ऑर्डर्स बिल्टअप हो रहे होते हैं उस रेंज से ऊपर, और उस रेंज से नीचे की तरफ लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है, लिक्विडिटी पूल बन रहे होते हैं। वहां पे लिक्विडिटी पूल्स को हमने डिस्कस भी किया इससे पहले, आने वाले दिनों में बार बार उसका जिक्र होगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि व्हाट आर द एक्चुअली लिक्विडिटी पूल्स आर, यानी ये क्या होते हैं, तो आपने वहां पे परेशान नहीं हो जाना। अच्छा, अगर एशियन सेशन ओपन होते ही हो सकता है वो मार्केट आपकी चली जाए कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन में आपने फिर वहां पे एंट्री प्लान नहीं करनी अगर आप एशियन सेशन को ट्रेड करते हैं तो। और दुनिया में बेशुमार सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जो लंदन सेशन को और न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड नहीं कर पाते। शायद उनकी बहुत सारी मजबूरियां होंगी, वहां पे उनकी जॉब हो सकती है, वो दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में हो सकते हैं कि उन्हें वो मौका ही ना मिले। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है एशियन सेशन में। जिन चीजों का यहाँ पे तस्करा नहीं किया सर माइकल ने, मैं उनको थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पे। एक पेयर है चाइना 50, इस तरह हांगकांग के स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं यहाँ पे। और वैसे तो कम ही ब्रोकर उनको ऑफर करते हैं, लेकिन उनमें जो वोलेटिलिटी है ना, आप देखेंगे परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे ये तो गोल्ड और ऑयल भी कुछ नहीं है, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। चाइना 50 को जरा जाके देख लीजिएगा। एफपी मार्केट पे, एफपी मार्केट जो ब्रोकर है, अगर आप उस पे उसको ट्रेड करते हैं तो कम से कम जो आप लॉट साइज लेंगे वो 1 स्टैंडर्ड लॉट, यानी 1 लाख डॉलर आपने वहां पे झोंक देने हैं मार्केट में। और स्प्रेड भी काफी ज्यादा, और उसमें वोलेटिलिटी एकदम से 400 माइनस 400 प्लस इस तरह की मार्केट चल रही होती है वहां पे। तो एशियन सेशन में ये जो आपके हांगकांग के स्टॉक्स हैं, आपके चाइना के हैं, इंडिया के हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह, तो ये सारे एशिया में ही आते हैं। तो इनको यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, जिनका सर माइकल ने जिक्र नहीं किया, लेकिन हम चूंकि बार बार इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे उनका वो हल्का सा जिक्र कर दिया। अच्छा, जब एशिया ओपन होता है ना, एशिया ओपन होता है उसके, एशिया ओपन होने के बाद एक यानी न्यूयॉर्क सेशन, यानी सॉरी सॉरी, एशिया ओपन होने के बाद एक होता है मिडनाइट ओपन। मिडनाइट न्यूयॉर्क ओपन होता है।
उसके बाद फिर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं यहाँ पे। उसके बाद जुडा स्विंग वगैरह का जिक्र होगा यहाँ पे कि कैसे मार्केट फेक मूव जनरेट करती है। उस फेक मूव को हम पहचानने की कोशिश करेंगे और उससे बचने की भी कोशिश करेंगे और उसको ट्रेड भी करेंगे। अगर हमें वो समझ आ जाती है, चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं वहाँ पे, तो हम उन चीज़ों को ट्रेड भी कर सकते हैं। और ये सारा का सारा वहाँ पे, यानी आप ये समझ ले कि मैनिपुलेशन चल रही होती है वहाँ पे ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को वहाँ से आउट किया जा रहा होता है। और स्मार्ट मनी वहाँ पे तैयारी में होती है कि नेक्स्ट वो क्या करे, कौन सा ऐसा तरीका हो कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। अच्छा, कंसोलिडेशन ये जो चलती है ना, एशिया ओपन हुआ और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आई। यानी एशिया ओपन हुआ और जो मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम है, न्यूयॉर्क का जो मिडनाइट टाइम है, ये जो वक्फा है एशिया ओपन होने का और न्यूयॉर्क मिड टाइम का, एसपीएम चार्ट पे जाके देखेंगे तब आपको ये चीज समझ आएगी। सही है। अच्छा, उसमें जो कंसोलिडेशन चलती है ना, वो बड़ी ही अहमियत की हामिल होती है। ठीक है, वो आने वाले जो 24 घंटे होते हैं उनकी उनका रुख मुतय्यन करती है। यानी वहां पे एक हम वहां से अपना एक नैरेटिव बना सकते हैं। नैरेटिव मैंने बताया था आपको कि नैरेटिव क्या होता है भला। नैरेटिव ये होता है, मैं बासित से कहता हूँ जी कहाँ जा रहे हो, बासित अभी अपने घर में है। बासित कहेगी जी मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, तो ये बासित ने बयान कर दिया, नरेट कर दिया। ये बासित की तरफ से नरेशन है। नैरेटिव बासित का क्या है, जाना वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा एक नैरेटिव बिल्ड हो सकता है कि मार्केट कहाँ पे जा सकती है और जिस तरफ जाना होगा मार्केट ने, वो तो जारी बात है डेस्टिनेशन होगी, जिससे हम आईसीटी की जुबान में डॉल कहेंगे, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। बासित ने जाना था तो ये नैरेटिव था। बासित इस्लामाबाद पहुंच गया घर से, तो बस इससे हम इस अमल को कहेंगे डॉल, ड्रॉन लिक्विडिटी हो गई, यानी बासित अपनी मंजिल पे है। नैरेटिव और डॉल का मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, ड्रॉन लिक्विडिटी का। यानी घर से इरादा करना ये आपका नैरेटिव है, नियत है ये आप। और जहाँ पे आपने पहुंचना था, जो मंजिल थी, जो डेस्टिनेशन थी, वहां पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो ये ड्रॉन लिक्विडिटी है। डन हो गया। अच्छा, फिर सर माइकल ने जिक्र किया था यहाँ पे कि जो पेयर्स हैं यहाँ पे, वो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखेंगे अनलेस कि कोई वहां पे कोई न्यूज ना हो, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई फंडामेंटल कोई चीज हो जाए, तो बहुत ज्यादा एक्टिव ये पेयर नहीं दिखेंगे। 15 से 20 पिप, 30 पिप का मूव आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज का ना अपनी तरफ से इजाफा कर रहा हूँ। अब देखिए, दुनिया के हालात भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। एशियन सेशन की सिर्फ बात कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम गोल्ड की बात कर लें, अगर गोल्ड को एक जैसा ट्रेड किया जाता है न्यूयॉर्क सेशन में और आपके एशियन सेशन में और लंदन सेशन में। अब वो ये पहले वाली जो एक मिथ बनी हुई थी, जो कॉन्सेप्ट था जी अमेरिकन सेशन में वोलेटिलिटी होगी तो गोल्ड मूव करेगा, अब ये बिल्कुल खत्म हो गया पिछले कुछ अरसे से। जब से पैलेस्टाइन इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ईरान को थ्रेट्स मिलना शुरू हुए अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से, और ईरान की तरफ से जो रिस्पांस आ रहा था, जो यमन में हौसी बागी हैं उनकी तरफ से जो ऑयल टैंकर्स पे, वहां पे जो शिप्स हैं ये जो ऑयल वगैरह लेके जाते हैं, उन पे हमले हो रहे थे, तो पूरी दुनिया में ना एक अनसर्टेनिटी थी। फिर इसी तरह रशिया का और यूक्रेन का क्लैश था आपस में, जो अभी भी जारी है। तो इस सब ने क्या किया, मार्केट में बहुत ज्यादा फियर क्रिएट किया। तो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने डॉलर को भी इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। जो दुनिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पैसे को महफूज रखना चाह रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो जिस चीज को ट्रेड किया गया वो था गोल्ड। गोल्ड की कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ी। ठीक है वहां पे। तो इसका मतलब ये कि एशियन सेशन के हम कह रहे हैं ना कि कुछ पेयर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, तो गोल्ड को आप निकाल दें। ठीक है, गोल्ड को निकाल दें। बाकी जब भी कोई जो सेंटिमेंट्स होंगे मार्केट के, यानी कोई भी फेयर क्रिएट होगा मार्केट में, तो गोल्ड में पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, गोल्ड में आएगा। और इसी तरह अगर जो ओपिक जो एक तंजीम है जो तेल की कीमतों का तयन करती है, और वो बहुत ज्यादा वो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं, अगर उन पे कुछ असर जाता है, किसी भी हवाले से कोई जंग हो जाती है, तो फिर तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। अब रशिया में तेल बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डिलीवरी है पूरी दुनिया को रशिया की तरफ से। तो जब शुरू हुआ था ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, इसने यूक्रेन पे हमला किया था, तो तेल की कीमतें बढ़ी थी, गैस की कीमतें भी बढ़ी थी। ये चीजें आपस में सारी अलाइन है, आपस में एंगेज हैं ये चीजें। अब हम जी आगे चलते हैं थोड़ा सा, बल्कि यहाँ पे आई थिंक कितना टाइम रह गया सेशन का, नेक्स्ट सेशन में चीजों को ना देखते हैं। चलें यार, यहाँ पे क्लोज करते हैं। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट होगा सेशन, रिकॉर्डिंग थी, तो आप लोगों ने वेट करना है। मैं नेक्स्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 8 मिनट रहते हैं, लेकिन मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ लिंक यहाँ पे। ओए यार, कोई रिस्पॉन्स तो दो।
जी ठीक है। हम्म, जी जी भाई ठीक है, माइक म्यूट क्या होते हैं इनके? माइक म्यूट होते हैं, आप लोगों की तवज्जो पता नहीं कहाँ जी होती है। सर ठीक है, ओके। चले, आप कर ठीक लें। है। ठीक है। हाँ जी। अल्लाह हाफिज। 2 से 3 मिनट्स बाद मैं फिर लिंक शेयर कर रहा हूँ।